मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल का ये वर्क है। स्टूडेंट इसको आप लोगों ने समझना है। जॉन ग्रेगल मेंडल ने अपना ये वर्क 11 ईयर के मुसलसल जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद, चूँकि ये एक प्रेस था, एक पादरी था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर इसने क्या किया था, पाइजम सेटियोम यानी पी प्लांट को इस काम के लिए यूज़ किया था और दो लॉ पेश किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्टूडेंट ये लॉ क्या थे, हमने ये सीखना है। सबसे पहले हमने इसका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे मुतालिक समझना है कि इन्होंने एक तो मटर के पौधे को या पाइजम सेटियोम को सिलेक्ट क्यों कर किया और इसने एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन कैसे पेश किया। इसने जो वजूहात थी जिसकी वजह से पाइजम सेटियोम को सिलेक्ट किया वो क्या थी, तो याद रखिएगा क्लासिकल जेनेटिक्स का जो है वो फार्मूलेशन किसने की थी, वो क्लासिकल जेनेटिक्स का फार्मूलेशन ग्रेगल जॉन मेंडल ने ही की थी। हम इसे कहते हैं कि हमारे पास एक तरह का ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसका ये सारा वर्क जो था वो स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल था। बाद में फिर बकाया तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं जी जानदारों पर बराबर तरीके से 1900 में न्यू मेंडलिज्म के नाम से भी एक्सप्लेन किया गया। स्टूडेंट्स आपने उसके मुतालिक भी थोड़ा सा इस बुक में सीखा है। तो सबसे पहले है कि मेंडल ने क्यों पाइजम सेटियोम को इसके लिए सिलेक्ट किया। उसकी पहली रीज़न ये है, इट्स फ्लावर वर हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स थे वो अलग अलग थे। जब चाहें आप लोग इन्हें सेल्फ फर्टिलाइज करवा सकते थे, जब चाहते आप इसे क्रॉस फर्टिलाइज करवा सकते थे। तो हम कहते हैं ये हमारे पास हर्माफ्रोडाइट था। सेकंड, ये जब चाहते इसे फर्टिलाइज सेल्फ भी करवा सकते थे, क्रॉस भी करवा सकते थे। तीसरी अहम बात क्या थी उसमें कि इनकी जनरेशन के दरमियान जो गैप था वो बहुत शॉर्ट था, यानी बहुत कम वक्त में जो पी प्लांट है अपना रिजल्ट नमूदार कर सकता था। और हमारे पास क्या होता था, इसी वजह से बहुत सारी जनरेशन बड़ी तेज़ी के साथ शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग इन्हें ग्रो अप कर सकते थे। तो हमारे पास क्या है, चौथी अहम बात जो हमारे पास है वो क्या थी, पी प्लांट हैज़ शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, 7 डिफरेंट ट्रेट्स थे पी प्लांट के अंदर। इसलिए भी वो कहता है कि मैंने हमारे पास क्या जी पी प्लांट को बतौर एक्सपेरिमेंट यूज करने का फैसला किया। ईच ट्रेट हैड 2 क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म वैरायटी, जैसा कि सीड शेप अगर एक वैरायटी है तो दो ही सूरतें थी, या तो सीड राउंड था या सीड रिंकल था। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्लियर कट फिनोटाइप हैं किसकी, एक खास जीनोटाइप की। आपने पीछे पढ़ा भी है जीनोटाइप और फिनोटाइप में। अब वो कहा था किसी भी जानदार के अंदर जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं, हमारे पास जीन जो मौजूद होते हैं जीनोटाइप कहते हैं। ये सीड शेप का जीन है, अगर ये जीन अपने आप को नमूदार कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, फिनोटाइप है। पिछले लेक्चर में आपने सीखा है। प्लांट हाइट एक उसकी क्या है, करैक्टर है, एक खसूसियत है, एक ट्रेट है। अब प्लांट हाइट या तो टॉल है या शॉर्ट है। सीड कलर या तो येलो है या ग्रीन है। मेंडल इन सब ट्रेड्स को कहता था कि हमारे पास क्या है, कंट्रास्टिंग पेयर ट्रेड्स हैं। और ये नॉर्मली कितने उसने डिस्कस किए थे, 7 ट्रेड्स डिस्कस किए थे। इसने क्या किया, सबसे पहले ट्रू ब्रीड यानी खालिस और नस्ल, सही और नस्ल, राउंड और रिंकल्ड सीड, टाल और शॉर्ट ट्रेड्स, यानी ये हमारे पास जो प्योर हमारे पास 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बनते थे उनको उसने क्या किया, बनाया। जिसके लिए उन्होंने कहा था हमारे पास पहला क्रॉस कराने के लिए इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, तमाम जानदारों को सेल्फ फर्टिलाइज्ड होने दिया इस तरीके से कि जो एक ही जैसा ट्रेट रखने वाले जानदार थे उनको। वो 7 ट्रेट्स कौन कौन से थे देख लेते हैं जी। सबसे पहले है जी फ्लावर कलर, या तो पर्पल कलर का फ्लावर था या वाइट कलर का फ्लावर था। सीड कलर या तो वो येलो था या फिर वो ग्रीन था। सीड शेप या तो वो राउंड थे या फिर वो रिंकल थे। पोड कलर फली का जो रंग है वो या तो ग्रीन था या फिर क्या था, येलो कलर था। पोड शेप या तो वो राउंड शेप की थी या कंस्ट्रिक्टिंग या झुर्रीदार जिसे हम कहते हैं ऊपर से वो बने हुए थे। फ्लावर पोजीशन थी या तो एक्सियल पोजीशन थी या हमारे पास क्या थी, टिप ऑफ द ब्रांचेस पर मौजूद थी। या तो प्लांट छोटे थे या प्लांट बड़े थे। तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या जी, ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है जिनको लेकर मेंडल ने अपना कानून पेश किया। मेंडल ने 2 कानून दिए,
एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसने सारे एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ बनाई, उसने सबसे पहले एक P1 जो कि ट्रू ब्रीड थे, खालिसुल नस्ल थे, उनको इस्तेमाल किया और उनसे फर्स्ट फिलियल नस्ल F1 पैदा की। तो हमारे पास फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो थी वो कैसे पैदा हुई, वो उसने क्या करवाया, ट्रू ब्रीड राउंड और रिंकल्ड को आपस में क्रॉस करवाया। तो जो पहली नस्ल बनी वो सारी की सारी फिनोटाइपिकली राउंड ही थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, F1 को फिर उसने दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया F1 के साथ ही, यानी हमारे पास जितना भी पहला फिनोटाइप क्रिएट हुआ ये सारे का सारा F1 दोनों के दोनों क्या थे, हमारे पास दोनों के दोनों क्या थे, राउंड, और हमारे पास क्या थे, फिनोटॉपिकली क्या थे, हमारे पास बड़े आर को छोटे आर से जैसे क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बने थे कि सारे फिनोटॉपिकली जब बने तो हमारे पास सेटअप ने ये सारे के सारे राउंड और रिंकल्ड की फिनोटाइप बनी। तो उन्होंने कहा जी फिनोटॉपिकली ये सारे के सारे क्या है, राउंडेड हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट आया कि हमारे पास जो बड़ा आर है वो डोमिनेंट आ गया, छोटा आर जो था वो रिसेसिव आ गया। देन इसने क्या होने दिया, इसने उस F1 या फिलियल फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया। जब ये सेल्फ फर्टिलाइज हुए तो हमारे पास क्या बना हुआ, कहता है जी फिनोटाइपिकली तो हमें क्या नजर आता है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये हमारे पास क्या है, जीनोटाइपिकली ट्रू ब्रीडली राउंड है, और ये हमारे पास क्या है, ये फिनोटाइपिकली राउंड है लेकिन जीनोटाइपिकली इसमें रिंकल्ड का जीन भी मौजूद है, इसमें भी रिंकल्ड का जीन मौजूद है। तो वो कहता है फिनोटाइपिक रेशो जो आई थी वो आई थी 3:1, यानी 3:4 में से 3 जो बीज थे वो क्या है, राउंड, एक बीज जो है वो क्या है, रिंकल्ड। लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशो थी वो कुछ और है। देखें ये हमारे पास है राउंड 1 और 2 हमारे पास क्या जी, रिंकल्ड है, लेकिन ये जीनोटाइप देखिए इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि हमारे पास फिनोटाइपिकली ये राउंड ही है लेकिन इसमें जीन किसका है, रिंकल्ड का मौजूद है। अगर देखें तो हमारे पास दो ये वाले जो है हमारे पास ये क्या रिंकल्ड है, ये हमारे पास क्या है, राउंड है, ये रिंकल्ड है। तो हम कहते हैं जी राउंड है फिनोटाइपिकली लेकिन इसमें क्या जीनोटाइपिक सेम है, तो हम कहते हैं जी वो रेशो आई थी 1:2:1। तो ये हमारे पास क्या रहती है, जीनोटाइपिक रेशो। स्टूडेंट्स ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट वाज द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ द मेंडल। हमारे पास जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या थी, इसमें इनका जरूर पूछते हैं वो। तो ये समझने की बात है क्या किया, फिर F2 फिलियल सेकंड जनरेशन आई। फिलियल सेकंड जनरेशन किस तरह से बनी, ये हमारे पास टेस्ट क्लास है, पुनट स्क्वायर है, तो वहाँ पर उसने ओवरऑल जो हमारे पास बनाई है, अपने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से उसको उसने क्या किया, पहली जनरेशन को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया और ये आपके पास फाइनल चीज़ बनी। मेंडल की नॉर्मल इंटरप्रिटेशन थी कि मेंडल ने कहा था खास किस्म का जो फैक्टर होता है जिसको उसने एलिमेंटीन का नाम दिया था। एलिमेंटीन, खास वो एलिमेंटीन है जो हेरिडिटरी फैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं और खसूसियत अगली नस्ल में लेकर जाते हैं। बाद में उसी एलिमेंटीन को जो है हमारे पास जॉनसन ने रीनेम किया और उनको नाम दे दिया जीन्स का, जो राउंड रिंकल की करैक्टरिस्टिक्स को आगे लेकर चलते हैं। तो मेंडल ने ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाला ये उसने कहा हमारे पास सेग्रीगेशन का मामला है। उसमें क्या बताया, उसने कहा जी हर तरफ से हाफ गैमेट बनाने के लिए हाफ जीन इधर से हाफ जीन इधर से आता है, तब जाके हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया एक जीन ये वाला है, एक जीन ये वाला है, तब जाके ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर जानदार बना है। इधर से ये वाला जीन है, इधर से ये वाला जीन है, तब जाके ये बना है। ये वाला जो हमारे पास है मेल का गैमेट इस फीमेल के गैमेट के साथ या फीमेल का गैमेट मेल के गैमेट के साथ मिला है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जाके ओवरऑल कंसेप्ट बना है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास गैमेट बनाने के दौरान जो अलील्स आते हैं वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। हर गैमेट बनाने के लिए अलील एक जानदार से एक वक्त में एक आता है। यही हमारे पास क्या था, मेंडल का फाइनल कानून था। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या जी, उन्होंने कहा जी द फैक्टर ऑफ द पेयर अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन सो दैट ईच गैमेट गॉट ओनली वन फैक्टर वन अलील। हर गैमेट एक तरफ से एक अलील लेता है, तो यही बात थी। सो द हाफ गैमेट गॉट वन अलील एंड द अदर कैरीड आउट द अदर अलील। हमारे पास आधा, आधे से आधा, दूसरी फाइनल हमारे पास जो है वो मेंडल का लॉ आता है। वो लॉ क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू को एग्जिस्टिंग अलील, एक ही जगह पर जो को एग्जिस्ट करते हुए अलील हैं, फॉर्म ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर जो भी ट्रेट बनाते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस के दौरान, सो दैट
तब क्या होता है, ईच गैमेट रिसीव करता है ओनली वन ऑफ द टू अलील, दोनों में से एक वक्त में एक अलील रिसीव करता है। अलील्स यूनाइट होते हैं अगेन और रैंडम फर्टिलाइजेशन के दौरान, और गैमेट व्हेन ज़ाइगोट इज फॉर्म, उन अलील के आपस में जब हमारे पास दोबारा मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, जो नया ज़ाइगोट बनता है वो उन दोनों के अलग अलग अलील के आपस में मिलने से बनता है। तो हम कहते हैं जी ये था हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेशन होती है, अलग अलग सेपरेशन होती है किसी भी जानदार के अंदर अलील की। यही चीज़ मेंडल ने अपने इस पहले एक्सपेरिमेंट में बताई थी, और इस लॉ का नाम रखा था उसने क्या, हमारे पास मेंडल लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उसने बताया था कि हमारे पास जो है वो जीनोटाइपिक रेशो जो थी वो 1.1:2:1 थी, और जो फिनोटाइपिक रेशो थी वो थी 3:1। ये दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। आई होप कि आपको ये लॉ समझ आ गया होगा कि क्या किस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होती है। को एग्जिस्टिंग अलील ऑफ द सेम जनरेशन में एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। जब म्योसिस में ये अलग अलग होते हैं जिसको हम तो बोलते हैं हमारे पास क्या है, सेग्रीगेशन है। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।